हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के लेक्चर में अपन कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन का पार्ट नंबर 2। तो जिन्होंने अभी तक मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो ताकि उनको रिमेनिंग लेक्चर जो बाकी बच गए लेक्चर है वो उनको यदि लिंक नहीं मिल रहा है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है ना? जिन्होंने भी अभी व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। कोई लिंक नहीं मिल रहा है, ग्रुप थ्योरी का लिंक नहीं मिल रहा है कि ग्रुप थ्योरी का लेक्चर कहाँ है, मैट्रिसेस के लेक्चर कहाँ है, तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है। ठीक है? और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। हमने लीनियर इक्वेशन का पार्ट 1 डाल दिया, उसमें हमने देखा था कि होमोजेनियस सिस्टम को अपन कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है? अब आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं पार्ट नंबर 2, जिसमें अपन नॉन होमोजेनियस जो सिस्टम होता है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होती है, उनको अपन कैसे सोल्व करते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, ये एग्जाम में पूछते हैं आपको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है? तो इस लेक्चर में आज अपन करने वाले हैं इसको। पहले मैं इसकी थ्योरी समझाऊंगा, फिर अपन इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करने वाले हैं। अब देखो, थ्योरी में कुछ नहीं है, जो अपन ने लास्ट वाला जो थ्योरी देखी थी ना वैसे ही सेम थ्योरी है। लास्ट वाले में जो होमोजेनियस सिस्टम होता है, होमोजेनियस सिस्टम में क्या होता है, ax इक्वल टू जीरो होता है। ax इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। राइट साइड में क्या होते हैं, सारे जीरो जीरो होते हैं। यदि एक भी नॉन जीरो मिल जाए तो वो आपका सिस्टम कैसा हो जाएगा, नॉन होमोजेनियस। और एक बात और बता देता हूँ, यहाँ से आपका क्वेश्चन जो आने वाला है वो लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, और आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से मिड जो क्वेश्चन आते हैं ना, मिडिल क्वेश्चन 4 नंबर 5 नंबर के, वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसलिए ये दोनों लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आपके जो क्वेश्चन करवाए हुए हैं वो क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका यहाँ से पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन के जो क्वेश्चन आपके आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में एक तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाला लॉन्ग क्वेश्चन का। देखो मैं एक बार थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकते हैं आपको। ये लास्ट में बता दूंगा मैं, चलो पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है? तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम में हमने देखा कि एक्स इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। जबकि नॉन होमोजेनियस सिस्टम में क्या होता है, एक्स इक्वल टू आपको बी फॉर्म में मिलेगा। अब बी आपके यहाँ पे आपके बुक में यदि कैपिटल बी लिखा होता है कैपिटल बी, या स्मॉल बी लिखा हुआ तो स्मॉल बी है, एक ही बात है। ठीक है? एक्स इक्वल टू आपके पास कैपिटल बी की फॉर्म में होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, नॉन होमोजेनियस सिस्टम। इसमें यदि सारे जीरो जीरो होते हैं तो वो आपकी क्या हो जाता है, होमोजेनियस सिस्टम। यदि यहाँ पे एक भी एलिमेंट है वो नॉन जीरो मिल जाता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। और वो बाकी का सेम ही है। ठीक है? तो अपन ने देखा था कि होमोजेनियस सिस्टम में एक्स इक्वल टू जीरो मिलेगा, और नॉन होमोजेनियस सिस्टम में क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू बी का फॉर्मेट मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ए वन वन एक्स वन प्लस ए वन टू एक्स टू, इस प्रकार से ए बी वन बी टू बी थ्री बी एम। इसमें आपको पता है कि इसमें समीकरण तो कितनी होती है, एम समीकरण होती है, अननोन कितने होते हैं, एन अननोन होते हैं। यदि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो वैसे ही एक्स इक्वल टू बी का फॉर्मेट। अब आपकी बुक में कैपिटल दे रखा है तो अपन उसको कैपिटल ही लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है? एक्स इक्वल टू बी के फॉर्मेट मिलेगा, जहाँ पे ए पे क्या होती है, गुणांक मैट्रिक्स होगी आपके पास ए वन वन ए वन टू एंड सो ऑन ए वन एन, ए टू वन ए टू टू ए टू एन, ए एम वन एम टू ए एम एन हो जाएगा। एक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एम, और बी वन बी टू दिए, ये गुणांक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें एक नया पॉइंट और आता है, संवर्धित मैट्रिक्स, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। अब ये आपको बनानी पड़ेगी। आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स भी क्या क्या बनानी पड़ेगी आपको। वो कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं है, इसमें दो मैट्रिक्स साथ में होती है। इसमें दो मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होते हैं, साथ में होते हैं। जैसे यहाँ पे तो क्या हो जाएगी, ये वाली तो मैट्रिक्स क्या होती है, ए होती है, और इसको डॉट ए से लगा के ये वाले एलिमेंट और अपन साथ में लेते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, ये वाली जो मैट्रिक्स होती है ना, ये आपकी क्या होती है, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, संवर्धित मैट्रिक्स को कहते हैं। ठीक है? अब इस संवर्धित मैट्रिक्स से, हालांकि देखो उसमें भी अपन संवर्धित मैट्रिक्स बना सकते हैं, बनाने तो उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों बेनिफिट नहीं है, ए वन टू ए वन थ्री उसमें बनाते हैं तो सारे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे जीरो 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 आते हैं। इसलिए यहाँ पे कोई एलिमेंट आता है, उससे क्या होता है कि अपने को यहाँ पे जब अपन ने उसकी रैंक निकालेंगे तो रैंक है वो इफेक्ट करेगी। रैंक क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। तो आप तो इतना ही देख लो एक बार कि समर्थित मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। तो ए मैट्रिक्स लिख देते हैं, और उसके सामने कौन सी मैट्रिक्स लिखते हैं, बी वन बी टू बी थ्री के एलिमेंट लिख देते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, समर्थित मैट्रिक्स कहते हैं, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि समर्थित मैट्रिक्स किसको कहते हैं, या जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम होता है तो उसका वो प्रारूप लिखो, कुछ नहीं पूछेगा एग्जामिनर। एग्जामिनर पूछेगा सीधा क्वेश्चन। तो मैं उस क्वेश्चन के आपको मैं यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करवा रहा हूँ
कि आपको कैसे क्या करना है। संवर्धित मैट्रिक्स समझ में आ गई। संवर्धित मैट्रिक्स में क्या होता है कि A11 A12 एंड सो ऑन A1 एंड A21 A22 एंड सो ऑन A2n, इस प्रकार से मैट्रिक्स लिखेंगे और सामने उसके B1 B2। अब ये मैंने यहाँ पे एक लाइन क्लिक करी है, तो ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। इसको अपन क्या कहते हैं, संवर्धित मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, m समीकरण है उसको संतुष्ट करने वाले सॉल्यूशन क्या होंगे, x1 x2 x3 x1 xn होंगे। इन सब के मानों का जो समुच्चय होता है, सेट होता है, वो आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। उसके बाद में निकाय की संगतता क्या होती है, कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम क्या होता है। निकाय की संगतता ये होती है कि x1 x2 x3 जो भी अपन वैल्यू निकालते हैं, वो वैल्यू यदि जो m समीकरण है, इस m समीकरण को यदि संतुष्ट करेगा, तब तो वो आपके निकाय कैसा होगा, संगत होगा। यदि वो सॉल्यूशन संतुष्ट नहीं करेंगे, तो वो आपका निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। इनकंसिस्ट सिस्टम कहते हैं इसको। अब देखो, असमघात रैखिक समीकरण है, निकाय को अपन हल कैसे करेंगे, उसकी अपन वर्किंग प्रोसेस देखते हैं। ये वर्किंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपन इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो पहला स्टेप क्या दे रखा है, देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेप थर्ड है। ये तो ऐसे ये स्टेप 1 स्टेप 2 ये तो आप जैसे क्वेश्चन करेंगे उसके अनुसार इसमें लिख रखा है। स्टेप 1 में क्या है, सर्वप्रथम दी गई समीकरण निकाय को Ax इक्वल टू बी के फॉर्मेट में लिखेंगे। Ax इक्वल टू बी के फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। Ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखेंगे। इसमें समीकरणों की संख्या कितनी हो जाएगी, m, और नंबर ऑफ अननोन कितने हो जाएंगे आपके पास, n हो जाएंगे, ठीक है। फिर संवर्धित मैट्रिक्स लिखकर उनमें प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण, अपन जो रूपांतरण लगाते हैं वो क्या होते हैं, प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण होते हैं। उनका प्रयोग करके क्या करते हैं, ट्रायंगल फॉर्म में संकुचित करते हैं। ट्रायंगल फॉर्म में संकुचित करेंगे और फिर उसकी क्या करेंगे, रैंक निकालेंगे। मतलब अपने को निकालना है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। रैंक तो मैंने वैसे बता दी, लेकिन अब इसकी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं, निकालने का तरीका तो वही होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझाना पड़ता है अलग से। देखो, अब यहाँ पे जो स्टेप थर्ड है ना, ये स्टेप थर्ड इंपॉर्टेंट है। हल की प्रकृति कैसे निकालेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड स्टेप है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि वो चार्ट इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वही सब कुछ डिसाइड करेगा। रैंक रैंक के बारे में भी डिसाइड करेगा, और इसका जो सॉल्यूशन होगा, हल होगा, उसके बारे में वो डिसाइड करेगा। वैसे स्टेप थर्ड है ना, वो ये सब चीजें इसमें डिसाइड करेगा कि आपका हल कैसा होगा, आपका जो निकाय है वो कैसा होगा, संगत होगा या असंगत होगा, कैसा भी। तो देखो, हल की प्रकृति कैसे निकालेंगे अपन, सबसे पहले अपने को क्या करना है कि इस मैट्रिक्स की जाति निकालेंगे। मैट्रिक्स की जाति क्या, मान लो R मान लिया, और नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए इसमें अपने पास, n है। मान लो नंबर ऑफ अननोन कितने अपने पास, n है, ठीक है। नंबर ऑफ अननोन कितने, n है। अब यदि देखो, ए मैट्रिक्स की रैंक और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक, ए भी नाम दे रहा हूं मैं उसको, ए मैट्रिक्स की रैंक और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक, यदि दोनों की मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ जाए, आर आ जाएगी। मान लो 3 आ जाए दोनों की, और वो नंबर ऑफ अननोन की इक्वल आ जाएगा। नंबर ऑफ अननोन मान लो 3 है किसी भी इक्वेशन में, तो नंबर ऑफ अननोन मान लो 3 है और उस मैट्रिक्स की रैंक भी 3 आ जाए, तो उस निकाय का हल कैसा होगा, संगत होगा, और अद्वितीय सॉल्यूशन इसका होगा। ये तो अपन ने देखा था उसके अंदर भी, उसमें भी निकाय में संगत और अद्वितीय सॉल्यूशन। फिर दूसरे में क्या देखा था हमने, इसमें एक केस और आ जाता है, 3 वाला केस और आ जाता है, नो सॉल्यूशन का। इसमें 3 केस होते हैं, अद्वितीय हल का, अनेक जो अनंत हल है उनके बारे में, और तीसरा होता है नो सॉल्यूशन। यदि रैंक है वो किसके इक्वल आ जाए, n के इक्वल आ जाए, तब तो अपन क्या कहते हैं, उस निकाय का जो निकाय होगा वो कैसा होगा, संगत होगा और अद्वितीय हल रखेगा। यदि रैंक है वो n से क्या आ जाए, कम आ जाए, मतलब लेस देन n आ जाए। लेस देन n का मतलब है कि निकाय कैसा होगा, संगत होगा, और उसका सॉल्यूशन कैसे होंगे, अनंत हल होंगे। और यदि रैंक है वो इक्वल नहीं आए, ए की रैंक और ए बी की रैंक है वो इक्वल नहीं आए, तब इसका सॉल्यूशन जो होगा वो आपके पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तब क्या सॉल्यूशन होगा आपके पास, नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं। तो निकाय कैसा होगा, असंगत निकाय होगा, और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। उसका सॉल्यूशन आपका विद्यमान नहीं करेगा। तो हमने क्या करिए, 3 केस पढ़ लिए इसके अंदर। एक बार वापस मैं आपको समझा देता हूँ, फिर अपन ये 2017 में आए हुए क्वेश्चन करते हैं। अब मैंने आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैं क्वेश्चन भेजता हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें भेजता हूँ, उनको देखा करो। अब मैं मानता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे थोड़े कम एक्टिव होते हैं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे को पता नहीं होता कि क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि वो नए नए कॉलेज में आए हुए होते हैं। स्कूल में तो उनको एक टीचर पढ़ाता है कि भाई आपको इस हिसाब से पढ़ना है, पर कॉलेज में थोड़ा सा
खुद को भी ध्यान देना पड़ता है और खुद को भी पढ़ना पड़ता है। टीचर अवेलेबल भी हो सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ा सकते हैं। तो आपको थोड़ा खुद को भी ध्यान रखना पड़ेगी, अपने को कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम में आएगी, तो खुद को पढ़ना पड़ता है कॉलेज में। और स्कूल में आपको सब चीज़ें वो टीचर तैयार करके देता है कि भई ये ऐसे क्वेश्चन है, इस प्रकार से आएगा, हर चीज़ वो बता देता है। लेकिन कॉलेज में थोड़ी मेहनत खुद को करनी पड़ती है। ठीक है? देखो, इसलिए मैं आपको जो भेजता हूँ ना, उनको देखा करो आप, उन वो वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएँगे। जब आप मेरे नो वीडियोज़ वगैरह सब देखे, यदि किसी ने देखते हैं, कोई देखता है, तो वो ये भी पाता है कि भई एग्ज़ाम में वो सारे क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं। अब आप कितना करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं तो आपको वीडियो सेंड कर सकता हूँ पढ़ाने, तो आपको मैं वीडियो सेंड करता ही हूँ। कोशिश करता हूँ मैं अपने हिसाब से पूरी आपको कि आपको वीडियो प्रोवाइड करवाए भई आराम से आप पास हो जाओ। और मेहनत थोड़ी आपको खुद को भी करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम आपको ही देना पड़ेगा। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा, हमें हमें ये देखना है कि संवर्धित मैट्रिक्स क्या होती है, संवर्धित मैट्रिक्स अपने पास क्या होती है, ये मैट्रिक्स क्या होती है, संवर्धित मैट्रिक्स होती है। तो केस फर्स्ट तो हमने क्या पढ़ा, यदि मान लो रैंक है, वो आर्गुमेंटेड रैंक की इक्वल आ जाए। मान लो उन दोनों की रैंक क्या आ जाए, दोनों की रैंक क्या इक्वल आ रहे हैं, मान लो आर आ गई। और ये नंबर ऑफ किसकी इक्वल आ जाए, नंबर ऑफ अननोन की इक्वल आ जाए, नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आ जाए। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं अपने पास, n है। तो यदि आर है वो किसकी इक्वल आ जाए, एन की इक्वल आ जाए, तो निकाय कैसा होगा बताओ, निकाय संगत होगा। और उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा केस, यदि आर का मान क्या आ जाए, लेस देन एन आ जाए, आर का मान यदि लेस देन एन आ जाएगा, तब अपन क्या कहेंगे, तब अपन इस निकाय को क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। और इसके जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और थर्ड वाला केस, यदि आर का मान, यदि रैंक है वो ए की रैंक और आर्गुमेंटेड की रैंक यदि इक्वल नहीं है, तो निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। और हल कैसे होंगे आपके पास, नो सॉल्यूशन होगा। आपके पास क्या होगा, सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन आपका होगा। तो ये तीन स्टेप होती है। अब रैंक जो निकालते हैं ना, रैंक अपन आर्गुमेंटेड की रैंक निकालेंगे। ए की रैंक और आर्गुमेंटेड की रैंक वो साथ में आ जाएगी। कैसे आएगी, बस आपको यही सीखनी है, आर्गुमेंटेड की रैंक कैसे निकालते हैं। क्योंकि मैट्रिक्स को पूरे को साथ में लेकर कैसे अपन रैंक निकालते हैं, वही चीज़ आपको सीखनी है और आपको आराम से आता है। और रैंक निकालना वही तरीका होता है, रैंक निकालना जो अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा ना, एकलन फॉर्म, वही एकलन फॉर्म बनानी होती है। ठीक है, तो देखो, अब देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो आपको ये सवाल समझ में आना चाहिए, मैट्रिक्स सिद्धांत का प्रयोग करके निम्न समीकरण निकाय को हल करना है। तो ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में लिखा हुआ आएगा। ठीक है, आप देखो कि एक्स बराबर 0 के फॉर्म में या एक्स बराबर बी के फॉर्म में है, तो ये अपने को दिया हुआ किस फॉर्म में, एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स बराबर बी के फॉर्म में अपने को दिया हुआ है। तो ए की जगह अपने को क्या दे रखा है, 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1। और एक्स के स्थान पे क्या दे रखा है अपने को, तीन वेरिएबल हो गए, एक्स वाई जेड। और आपके पास बी की जगह क्या दे रखा है, 6 2 1। नंबर ऑफ अननोन कितने अपने पास इसके अंदर देखो, नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन अपने पास है 3। नंबर ऑफ अननोन कितने अपने पास इसमें, 3। नंबर ऑफ अननोन कितने इसमें आपके पास, 3। ए मैट्रिक्स हो गई। अब अपने को क्या बनानी है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। क्या बनानी है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। संवर्धित मैट्रिक्स। ये सवाल बहुत इजी सवाल होते हैं, बस सिर्फ आपको रैंक निकालना आना चाहिए। और रैंक निकालने के लिए क्या होता है आपके पास, मेथड कौन सा होता है, रैंक निकालने के लिए जो मेथड होता है ना आपके पास, वो कौन सा होता है, एकलन फॉर्म होता है। एकलन फॉर्म मैंने आपको बताई है। अब देखो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया था आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। ये वाली मैट्रिक्स होती है वो आपके पास क्या होती है, आर्गुमेंटेड होती है। तो ये 1 1 1 1 माइनस 1
1 1 और ये हो गया 2 माइनस 1 सॉरी 1। यहाँ से ये दो लेक्चर से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, इसलिए लेक्चर्स को देखना। और ये दोनों लेक्चर आपके एक क्वेश्चन पक्का कर देंगे यहाँ से। देखो अब इसके साथ में क्या लिखना है, या तो पूरी लाइन खींच दो, वो शॉर्ट में खींच दो, वही की बात है, उससे कोई फर्क नहीं है इतना रहना। तो ये हो जाएगा 6 2 1, इसको लिखना है अपने को, ठीक है। तो ये लाइन हो जाएगी अपने पास। इसको अपन क्या कहेंगे, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसके अपने को क्या निकालनी है, रैंक निकालनी है। अब इसकी अपने को क्या निकालनी है, रैंक निकालनी है। रैंक निकालने का तरीका वही है जो मैंने आपको बताया। कैसे बताओ, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कैसे, एक सवाल मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, फिर जल्दी जल्दी करेंगे अपन, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था 3 एंट्री है, मान लो 3 × 3 की है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बताओ, एक्लन फॉर्म का यूज करेंगे अपन। रैंक निकालने के लिए कौन से मेथड का यूज करेंगे अपन, एक्लन फॉर्म का। एक्लन फॉर्म में क्या होता है, इन दोनों एलिमेंटों को क्या बनाना होता है, जीरो बनाना होता है। किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। और फिर इसको बनाना होता है जीरो, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो वही चीजें करते हैं, ठीक है। तो करो देखो, सबसे पहले इन दोनों को जीरो बनाएंगे, वन को और टू को बनाएंगे किसको, जीरो, इसकी सहायता से। तो कैसे बनाएंगे बताओ, R2 टेंस टू R2 में से तो क्या कर देंगे, R1 को घटा देंगे, और R3 में से क्या कर देंगे, R3 माइनस 2 R1 को 2 से गुणा करके घटा देंगे, ठीक है। देखो 1 1 1, यहाँ पे देखो घटाएंगे तो यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा। -1 कितना हो जाएगा, -2, और ये 1 में से 1 जीरो। उसको भी साथ में करेंगे, देखो उसको भी करेंगे। देखो पहले इसको कर लेते हैं अपन, 2 में से 2 घटा दिया, जीरो। 1 में से 2 घटाएंगे तो -1, -1 -2 -3। अब देखो इसमें 6 में तो चेंज करना नहीं है, इसको क्या करना है, 2 में से 6 घटाना है, तो इसका आ जाएगा -4। और 1 -12, तो 1 -12 कितना हो जाएगा, -11। ये स्टेप समझ में आ गई आपको, ये बताओ। रैंक निकालना वही तरीका है रैंक निकालने का, इसमें कुछ नया नहीं है, बस एक ये वाली मैट्रिक्स और साथ में लेके चलते हैं बी वाली। पर सिर्फ इतना ध्यान रखना, इसकी मतलब कहीं गलती नहीं हो, बस आपको ये ध्यान रखना है। इस पूरे मेथड में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपका जो संख्या है ना वो गलत नहीं होनी चाहिए। मेन दिक्कत बस यही है, इसको आपको ध्यान से करना पड़ेगा, मतलब कहने का मतलब ये है। अब बताओ, अब क्या करेंगे, अब इसको जीरो बनाएंगे किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। देखो तो अप्लाई करेंगे ना, तो बताओ कैसे बनाएंगे जीरो। यदि मैं इसको ही क्या करूँ, 2 से गुणा कर दूं, R3 को 2 से गुणा करके 2R3, 2 से गुणा कर दिया, माइनस आ जाएगा, और फिर क्या कर दूं, माइनस कर दूं, ताकि वो क्या हो जाए, प्लस। जिसमें चेंज करना होता है ना उसी को ही लिखा करो, और बाकी को क्या लिख लिया करो, सेम टू सेम कर लिया करो। अब देखो जीरो, 2 से गुणा करके जीरो आ जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो जीरो। फिर -2 और +2, ये जीरो। -6, फिर -22, माइनस का 22 और प्लस का 4, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 18। बस ये ध्यान रखना, थोड़ी सी यहाँ पे गलती नहीं हो जाए आपकी। यहाँ तक सही है, बताओ। 1 1 1 6 0 -2 माइनस का 4 0 0 -3, यहाँ पे -3 आएगा, -3 नहीं आएगा, -6 आना चाहिए यहाँ पे। अब देखो इसके बाद में क्या करेंगे बताओ,
देख लेना कोई गलती नहीं हो जाए बस। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। देखो अपन -1 है ना यहाँ पे, तो 2 से गुणा कर देंगे तो -2 और +2 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा -6। देख लेना, नोट्स में हो सकता है कि गलती नोट्स में हो जाए, हो सकता है अभी मुझसे गलती हो जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देख लेना, आप गलती नहीं हो जाए। वैसे तो इसकी रैंक निकल गई अब, देखो। अब इसको क्या करेंगे, -2 से डिवाइड कर देंगे, सेकंड रो को करो तो कर लो, रैंक तो निकल गई आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्या कर दो, -6 से डिवाइड कर दो। रैंक तो क्या करेंगे, इसकी रैंक तो आपकी क्या करेंगे, निकल गई इसकी रैंक तो। R2 हालांकि आगे करना चाहो तो कर सकते हो। R2 को किससे डिवाइड कर दो, -2 से, और R3 को किससे डिवाइड कर दो, -6 से। रैंक तो इसकी निकल गई। आपको आगे सोल्व करना है ना, तो आप इसको थोड़ा छोटा बना सकते हो, और कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 1 1 0 1 0 6 6। अब देखो आगे, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 6 से डिवाइड कर दिया, -6 से, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास, -2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास थर्ड वाले में -6 से डिवाइड करेंगे 0 0 1, और ये आ जाएगा 3। अब देखो इसकी क्या बतानी है, रैंक बतानी है। अब इसकी क्या बतानी है, रैंक बतानी है। तो बताओ रैंक कितनी होगी। अब एक बार ध्यान से देखना आप, यदि मैं सिर्फ इस मैट्रिक्स को देखूं, इतने को लेकर इतने इसको देखूं, तो इसकी रैंक कितनी है बताओ। ये तो है अपने पास 0 1 0 0 0 1। इसकी रैंक कितनी है, इसकी रैंक तो मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गई। और पूरे टोटल की कितनी रैंक आएगी भाई। रैंक का मतलब क्या होता है, जो नॉन जीरो रो होती है ना, नॉन जीरो रो, उसको ही क्या कहते हैं अपन, रैंक कहते हैं। उसको ही क्या कहते हैं अपन, रैंक कहते हैं। तो देखो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, टोटल की रैंक भी 3, और इस ओनली ए मैट्रिक्स की रैंक भी कितनी है, 3 है ना। अब अपन क्या करेंगे, रैंक देखेंगे कि भाई ए की रैंक कितनी है, और आर्गुमेंटेड की रैंक देखेंगे। तो आर्गुमेंटेड की रैंक कितनी है भाई, देखो इसमें होता है नॉन जीरो रो कितनी है, तो नॉन जीरो रो कितनी है, 3 है। तो ए की रैंक भी कितनी हो गई, 3, और आर्गुमेंटेड की रैंक भी कितनी हो गई, 3 हो गई। और नंबर ऑफ अननोन कितने हैं अपने पास, नंबर ऑफ अननोन कितने हैं अपने पास, नंबर ऑफ अननोन अपने पास है 3, नंबर ऑफ अननोन 3 है ना, एक्स वाई जेड। तो क्या हो गया, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, है ना। तो यदि रैंक ए है वो किसके इक्वल आ जाए, आर्गुमेंटेड की रैंक के इक्वल, और आर्गुमेंटेड की रैंक है वो किसके इक्वल आ जाए, नंबर ऑफ अननोन के। तो ये रैंक जो है वो आर कितनी है अपने पास, 3 थी, और नंबर ऑफ अननोन भी कितने हो गए थे, 3 थे। तो आर्गुमेंटेड की रैंक वो नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आ गया। इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा ना, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है। अब ये यूनिक सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अब उस इस मैट्रिक्स को इस प्रकार से लिख लो। देखो अब अलग अलग लिख लो, चाहिए 1 1 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जेड। ये तो अपने पास बी है ना, ये वाला 6 2 3, ये तो अपने पास क्या बी है, 6 2। एक सेकंड, आपने डिवाइड सही कर दिया ना, क्योंकि देखो नंबर्स में मेरे साथ गलती हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा नंबर देख लेना, हो सकता है भी गलती हो जाए।
ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, पहले समीकरण को गुणा करेंगे ना तो यह आ जाएगा 6, और फिर दूसरे में आ जाएगा y इक्वल टू कितना आ गया 2, और यहाँ पे z इक्वल टू क्या कितना आ गया 3। तो z का मान 3 आ गया, y का मान 2 आ गया, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से अपने पास बताओ, x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस वाई माइनस जेड। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 3, तो x की वैल्यू आ गई 1 अपने पास। अब एक बार वैल्यू देख लेना आप, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब इन सब की वैल्यू को अपन देख भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो कि वे सही है कि नहीं है। तो इन समीकरणों को देख लो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। x की वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू 2 आई है और z की वैल्यू 6 आई है ना, तो इसको सेटिस्फाई कर रही है क्या, देखो 1 प्लस 2 प्लस 6। एक मिनट इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी वापस से मेरे को। एक सेकंड, इसमें देखो, इसको मैं बुक से देखता हूँ क्योंकि कहीं मिस्टेक हो गई होगी। अपने सवाल करने का तरीका तो यही रहेगा आपका, सवाल करने का जो तरीका है वो तो अपना तरीका सही है, लेकिन अपना ये सॉल्यूशन सही है क्या। अपने कौन सा क्वेश्चन लिया था, दूसरा क्वेश्चन लिया था ना, अपने लिया था दूसरा एग्जाम्पल, नहीं 6 2 1 वाला है ना, 6 2 1 अपने पहले एग्जाम्पल ही लिया। x का मान 1 आ रहा था क्या, एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं अपन। हाँ ये सही है ना, x का मान 1 और y का मान 2 और z का मान 3 आ रहा है ना, तो सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो समीकरण क्या थी अपने पास, यही लिख देता हूँ मैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, और दूसरी समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, x 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। तो देखो x प्लस वाई 1 प्लस 2 प्लस 3 6 आ गया, 1 माइनस 2 प्लस 3 4, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और इसको आ जाएगा 2 प्लस 2 4 माइनस 3, तो इसको सेटिस्फाई करें, इसका सॉल्यूशन सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको सवाल करेंगे। आर्ग्यूमेंटेड की रैंक निकालनी पड़ेगी अपने को, लेकर क्या चलना है, सीधे आर्ग्यूमेंटेड की रैंक लेकर चलनी है। फिर अपने को देखना है कि यदि रैंक है वो लेस देन एन आ जाएगी, मतलब नंबर ऑफ अननोन से कम आ जाएगा, तब तो ये आपका भाई नंबर ऑफ रिलेशन कम आ जाएगा तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, अदरवाइज आपके इक्वल आ जाएगा तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखते हैं अपन और क्वेश्चन कौन सा सोल्व करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल आपको खुद को करना है। तीसरा सवाल, अब एक एग्जाम्पल नंबर 5 और कर लेते हैं अपन। कौन सा कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 जो काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार का सवाल इसमें पूछते हैं। लेमड़ा जो आपका 6 वाला एग्जाम्पल है ना वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप करना है इनको। पर इस प्रकार का सवाल है ना एग्जाम में पूछा जाता है।
इनका है। लैम्डा जेड इक्वल टू म्यू। अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इस प्रकार का क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। पूछेगा तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेता है ना, ये थोड़ा सा क्या लेंथ ही नहीं है, ये थोड़ा सा आपके दिमाग का यूज कर रहा होता है ज़्यादा, आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है ये क्वेश्चन। यदि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखे हैं ना इसके, तब तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ रटने वाले हैं कि भाई हमने रट लिए, तो फिर ये सवाल आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। देखो अब समझना, देखो इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले वही समर्थित मैट्रिक्स निकालेंगे अपन। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन, अपने को क्या निकालना है, समर्थित मैट्रिक्स निकालनी है। क्या निकालनी है, समर्थित मैट्रिक्स 1 1 1, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे अपन, यहाँ पे आएगा 6 10 और म्यू। समझना, देखो सवाल बहुत ईजी है ये। 1 2 3, 1 2 और ये आ जाएगा अपने पास लैम्बडा। सबसे पहले आप जो करते आए हो ना, एक्लेन फॉर्म में इसको निकालते हैं, तो वही आपको करना है, ठीक है, वही आपको करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं बताओ, देखो इस दोनों को जीरो बनाते हैं, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो क्या करोगे बताओ, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 और R3 टेंस टू R3 माइनस R1। घटाओ, देखो 1 1 1 0 1 2, बस ये ध्यान से करना, ध्यान रखना। 0 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा लैम्बडा माइनस 1 और 6। 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 और म्यू में से 6 घटा देंगे तो म्यू माइनस 6। बस ये ध्यान से करना, इसमें गलती होने की संभावना रहती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखो इसको जीरो बनाएंगे किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो क्या करेंगे, R3 टेंस टू R3 माइनस R2। 1 1 1 6 और 4, देखो 0, ये तो दो में तो कोई चेंज करना ही नहीं है। अब देखो इसको क्या करेंगे, 0, इसको क्या करेंगे 0। अब 1 में से 1 घटाएंगे 0, लैम्बडा में से ये 3 हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा म्यू माइनस 10। ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। बताओ, अपन ने कुछ नहीं किया है, अपन ने वही चीजें की हैं जो अपन सीखे हैं, ठीक है। अब देखो, अब समझने वाली चीजें इसमें, पहला केस, यदि आपने इस कॉन्सेप्ट को यदि ध्यान से समझा है ना, तो बहुत ईजी है आपके लिए, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। देखो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या कर रहा है इन्होंने, इन्होंने कहा है कि सॉल्यूशन जो होगा ना वो अद्वितीय सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन।
अब मेरे को एक बात बताओ, फॉर यूनिक, अभी तीन स्टेप समझाना है मेरे को आपको। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है बताओ? यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है कि ए की रैंक और आर्ग्यूमेंटेड की रैंक ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? नंबर ऑफ अननोन के। तो बताओ इस समीकरण में अपने पास नंबर ऑफ अननोन तो कितने हैं? 3 है। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ अननोन तो 3 है अपने पास। तो अब अपने को क्या करना है? इन दोनों की रैंक भी क्या करनी है? अपने को 3 ही करनी है, तभी तो 3 और 3 बराबर होंगे, तभी तो इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तभी तो इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। आप समझना, देखो भाई, इसकी रैंक को क्या करना है? 3 करना है, ठीक है। अब इसकी रैंक 3 कैसे कर सकते हो बताओ आप? अब मेरे पास ये है, देखो 0 सॉरी 1 1 1 0 1 2। रैंक क्या होती है? रैंक होती है, रैंक क्या होती है? रैंक होती है कि जितनी भी नॉन जीरो रो होंगी ना, वो आपके पास रैंक होगी। यदि मान लो इसको मैं जीरो कर दूं, यदि मैं इसको जीरो कर दूं और इसको भी मैं क्या कर दूं? जीरो कर दूं, म्यू बराबर 10 रख दूं, यहाँ पे लैम्डा बराबर 3 रख दूं, तो ये तो मेरे पास क्या हो जाएगी? जीरो और जीरो हो जाएगी। तब इसकी रैंक कितनी होगी? 2। लेकिन यदि मैं क्या कर दूं? लैम्डा को 3 के इक्वल नहीं करता हूं, और म्यू को भी मैं क्या कर नहीं करता हूं? 10 के इक्वल नहीं करता हूं, तब इसकी रैंक कितनी होगी? जब लैम्डा का मान है वो 3 ही रखूंगा, मान लो 4 रख दिया, 4 रख दिया तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और मान लो 11 रख दिया तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब इसकी रैंक बताओ कितनी है? अब इसकी रैंक 3 है। अब इसकी रैंक कितनी है? 3 है। इसका मतलब कंडीशन क्या होगी? कि लैम्डा का मान 3 ही रखना है और म्यू का मान 10 ही रखना है। तब इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? तब इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और इसकी रैंक 3 होने के कारण अपने पास ये नंबर ऑफ अननोन के इक्वल हो जाएगी, और नंबर ऑफ अननोन के इक्वल होने के कारण क्या हो जाएगा? ये केस अपना अद्वितीय सॉल्यूशन दे देगा, ठीक है। अब अब आपके मन में ये चल रहा है कि भाई लैम्डा की वैल्यू 3 रखेंगे और म्यू की वैल्यू 10 रखेंगे। अब एक बात ये बताओ, एक बार एक चीज और सोचो कि मान लो मैं लैम्डा की वैल्यू तो 3 ही रखता हूँ, लैम्डा की वैल्यू तो क्या नहीं रखता हूँ? 3 ही रखता हूँ। फिर क्या फर्क पड़ेगा? देखो 1 1 1 0 1 2 0 0, मान लो इसकी मेरी वैल्यू 1 आ गई, और इसकी 4, और इसके मान लो इस म्यू की वैल्यू में कुछ भी रख दूं, कोई भी रियल नंबर रख दूं, मान लो मैंने रख दिया 10 ही रख दिया, 10 रख दिया मान लो। अब समझना, देखो ये स्टेप है ना, ये म्यू वाला, म्यू कुछ भी हो सकता है इसमें 10 के अलावा, ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी और ये सारा रियल नंबर के लिए हो जाएगा। कैसे? अब इसकी रैंक बताओ कितनी है? इसकी रैंक तो कितनी है? 3 है। इसकी रैंक तो 3 है। और टोटल की रैंक कितनी है? टोटल इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी है? 3 ही तो है, 3 ही तो नॉन जीरो रो है ये भी। तो इसमें एक ना नॉन मिल गया ना, नॉन मिल गया, तो इसकी रैंक भी कितनी हो गई? आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी कितनी हो गई? 3 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा की वैल्यू को 3 नहीं रखना आपको, और उसके अलावा म्यू की वैल्यू आप 10 भी रख सकते हो, है ना। म्यू की वैल्यू क्या कर सकते हो? 10 भी रख सकते हो, उससे भी आर्गुमेंटेड की रैंक कितनी होगी? 3 ही होगी। यदि 10 नहीं रखोगे तो भी 3 होगी, 10 रखोगे तो भी 3 ही वैल्यू मिलेगी, 3 ही होगा ना रैंक इसकी। देखो कितनी नॉन जीरो रो है? 3 ही तो नॉन जीरो है, क्योंकि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में क्या करते हैं? पूरा देखते हैं, पूरे की देखो इसको, इस पूरे को अपने को देखना है। आर्गुमेंटेड में क्या देखते हैं? पूरे की रैंक देखते हैं। और यदि यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 3 ही रखेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी, 4 4 आ गई, जैसे 4 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस पूरी मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और ए मैट्रिक्स की रैंक भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो सिर्फ लैम्डा की कंडीशन में यहाँ पे यदि अपन कर देते हैं ना, तो इसकी फिर आपको म्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समझ में आ गया? तो अपन इस प्रकार से इसको क्या करेंगे? लिखेंगे। तो लैम्डा की जगह 3 नहीं रखेंगे, और म्यू की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, कोई भी रियल नंबर आप इसमें रख सकते हो, क्योंकि आर्गुमेंटेड की रैंक तो पूरी मैट्रिक्स पे डिपेंड होती है ना, एक पे थोड़ी होती है, जबकि ए वाली मैट्रिक्स तो सिर्फ ए पे डिपेंड करती है। देखो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन के लिए रैंक ए है, वो रैंक आर्गुमेंटेड की रैंक इक्वल होना चाहिए, और आर्गुमेंटेड की रैंक के इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब नंबर ऑफ अननोन के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन कितने हैं? 3 है, ठीक है, नंबर ऑफ अननोन। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू है ना, वो क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए। लैम्डा की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? लैम्डा की वैल्यू आपके पास जीरो नहीं होनी चाहिए। एंड म्यू
कैन टेक एनी वैल्यू। म्यू की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, वैल्यू लैम्बडा आपका सॉरी म्यू आपका रियल नंबर से बिलोंग करेगा, कोई भी आप रियल नंबर इसमें रख सकते हो। म्यू आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि अपने को लैम्बडा की वैल्यू यदि 3 हो गई ना, तो ए की रैंक कितनी हो जाएगी आपके पास, 2 हो जाएगी, क्योंकि जैसे 0 हो जाएगा तो कितनी नॉन जीरो होगी, हो जाएगी 2, इसलिए ये इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपके ये कह रहा है कि आपकी म्यू तो कोई भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लैम्बडा की वैल्यू को 3 नहीं रखना है। ठीक है, ये हो गया आपके पास केस फर्स्ट। केस सेकंड क्या कहता है कि नो सॉल्यूशन। केस सेकंड आपको क्या कहता है, नो सॉल्यूशन का कहता है, क्या अनंत हल का कहता है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होगा, कब होगा, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा बताओ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है कि ए की रैंक और आर्गुमेंटेड की रैंक वो क्या होनी चाहिए, आर, और वो आर किससे छोटी कम होनी चाहिए, नंबर ऑफ अननोन से, नंबर ऑफ अननोन से कम होनी चाहिए, और नंबर ऑफ अननोन कितने अपने पास, 3। तो रैंक है वो 3 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, 3 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। 3 से कम होने के लिए मतलब उसकी रैंक कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब उसकी रैंक क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, है ना। और 2 होने के लिए बताओ लैम्बडा की वैल्यू क्या रख दूंगा, 3 रख दूंगा, और म्यू की वैल्यू क्या रख दूंगा, 10 रख दूंगा। भाई दोनों को हटाना है ना मेरे को यहाँ से। भाई लैम्बडा की वैल्यू मैंने मानो 3 रख दी, लैम्बडा की वैल्यू तो 3 आ जाएगी, लैम्बडा माइनस 3 को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, 0 करने पर लैम्बडा की वैल्यू तो 3 आ जाएगी। और यदि मान लो ये 0 हो गया, तो इस मैट्रिक्स की तो रैंक कितनी हो जाएगी, ए की तो 2 हो जाएगी, लेकिन उस पूरे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लेकिन अपने को इसकी भी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी कितनी दिखानी है, 2 दिखानी है, तो इसके लिए म्यू माइनस 10 को भी क्या करेंगे, 0 करेंगे, ताकि दोनों की रैंक क्या हो जाएगी, 0 2 हो जाएगी। और 2 होने के बाद में ये नंबर ऑफ अननोन से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ अननोन से कम होने के कारण इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ये केस तो इजी है ना हल के लिए, तो आपको मैं तो एज इट हल के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगी, और आपके लिए नो सॉल्यूशन के लिए। तो ये देखो अब क्या लिखेंगे इसमें, इसके लिए अपने को क्या करना है, लैम्बडा माइनस 3 को क्या करना पड़ेगा, 0। लैम्बडा माइनस 3 जैसे 0 होगा तो लैम्बडा बराबर क्या आ जाएगा, 3, लैम्बडा की वैल्यू 3, और म्यू माइनस 10 को क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। तीसरा केस, केस थर्ड, केस थर्ड, केस थर्ड में क्या कहता है कि नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। तो कोई हल के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए केस, कि ए की रैंक है वो आर्गुमेंटेड की रैंक के इक्वल नहीं होनी चाहिए, है ना। ए की रैंक है वो आर्गुमेंटेड की रैंक के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो 1 1 1 0 1 2 और 0 6 लैम्बडा माइनस 3, और यहाँ से आ जाएगा 6 4 म्यू माइनस 10। अभी कह रहा है कि ए की रैंक और आर्गुमेंटेड की रैंक दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि मैं यहाँ पे क्या कर दूं, इसको 0 कर दूं, लैम्बडा माइनस 3 को 0 कर दूं, तो लैम्बडा बराबर 3, इससे इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, ये जब 0 हो जाएगा तो इसकी रैंक तो कितनी हो जाएगी, 3 ही है, और इसकी रैंक भी कितनी हो जाएगी अपने पास। भाई यहाँ पे म्यू का मान यदि 10 रख दूं तो, या म्यू का मान 10 नहीं रखता हूँ तो, लेकिन यहाँ पे 0 है ना, सॉरी यहाँ पे 0 है, तो इसकी रैंक तो ये 0 आ जाएगा, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, ए मैट्रिक्स की रैंक तो 2 हो जाएगी, और इससे यदि म्यू का मान 10 रख दोगे तो टोटल की भी 2 हो जाएगी, टोटल आर्गुमेंटेड की रैंक भी 2 हो जाएगी, तो दोनों इक्वल हो जाएगी। इक्वल नहीं करना है तो म्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, 10 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि ये 10 के इक्वल नहीं होगा तो ओवरऑल तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 3, और इसकी ए की रैंक कितनी हो जाएगी, 2, तो दोनों इक्वल नहीं होगी। तब अपने को क्या करेंगे, सॉल्यूशन आपका नो सॉल्यूशन मिलेगा।
यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो लैम्बडा माइनस 3 को तो क्या करेंगे 0 के बराबर, यहाँ से लैम्बडा क्या हो जाएगा, और म्यू माइनस 10 को क्या करेंगे 0 के बराबर नहीं रखेंगे, तो म्यू बराबर ये नहीं रखेंगे तो म्यू का मान 10 के इक्वल नहीं होगा, तब आपके पास सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया कि ये पूछ रहा है कि नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगी, और इस कंडीशन के लिए क्या सॉल्यूशन, इस कंडीशन के लिए क्या होगी, देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर, ताकि ये अगला सवाल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। लैम्बडा के किस मान के लिए, क्योंकि ये जो है ना ये नॉन होमोजेनियस वाला ना आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि वो तो इजी सा ही है, होमोजेनियस जो है ना वो तो आपका इजी सा ही है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके तो 2 सवाल करते ही आपका पूरा हो जाएगा। निकाय का हल संभव होगा, प्रत्येक मान के लिए हल कीजिए, हल कीजिए, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू लैम्बडा, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो उनसे दिमाग में ये यही आपको देखो, इनमें से आप जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में भी पूछ सकते हैं, आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे ना उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लैम्बडा के किस मान के लिए समीकरण का जो निकाय का हल है वो संभव है, समीकरण का हल कैसा है इसमें आपको बोला है संभव है, प्रत्येक मान के लिए हल कीजिए, हल करना है आपको, कोई हल नहीं है तब क्या केस होगा, अद्वितीय हल होगा तब कैसा केस होगा, और अनंत हल होगा तो कैसा होगा, फिर आपको उसका सॉल्यूशन भी निकालना है। ये वैसे सवाल है बड़ा, देखो करते हैं सवाल को, एक्स बराबर बी के फॉर्म में ये है ना, तो आर्गुमेंटेड की रैंक निकालते हैं डायरेक्ट सीधे, 1 1 सवाल बड़ा है थोड़ा, 1 4 10 1 लैम्बडा और लैम्बडा स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस इन दोनों को जीरो करेंगे, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, तो ये हो जाएगा अपने पास R2 टेंस टू R2 माइनस R1, और R3 टेंस टू R3 माइनस R1, 1 1 1 ये 0 ये 1 ये 3 और ये 0 ये 3 और ये 9, और इसमें क्या हो जाएगा बताओ, ये 1 ये लैम्बडा माइनस 1 और ये लैम्बडा स्क्वायर माइनस, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, जीरो करेंगे इसकी सहायता से, तो R3 टेंस टू R3 माइनस 3 R2, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 1 1 0 1 3, ये हो जाएगा 0, इसको उठाएंगे 0 ये 0, और ये हो जाएगा अपने पास 1 लैम्बडा माइनस 1, और देखो लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 1 इसको 3 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे ना, तो ये आ जाएगा लैम्बडा स्क्वायर
लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 3 लैम्बडा प्लस का 3, तो ये आ जाएगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 3 लैम्बडा और ये प्लस का, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब अपने को वो तीनों केस लेने और तीनों केस से आपको देखना है। अब इसके फैक्टर और कर लो करना चाहो तो, क्योंकि ना ताकि उसमें आराम से आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। 1 1 1 0 1 3 0 0 और ये हो जाएगा 1 लैम्बडा माइनस 1, और इसको फैक्टर करेंगे तो लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 3 लैम्बडा प्लस का 2, तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा माइनस लैम्बडा प्लस 2, तो ये लैम्बडा लैम्बडा माइनस 2 और माइनस लैम्बडा माइनस 2, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा माइनस 2, ठीक है, ये आपके हो गए। अब आपने को क्या करना है, पहला केस लेना है। कौन सा केस लेना है, पहला केस लेना है, और पहले केस में ले रखा है कोई हल नहीं, तो पहला केस ले लेंगे अपन क्या, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है बताओ, एक ही रैंक है और एक ही रैंक आर्ग्यूमेंटेड की रैंक इक्वल नहीं होना चाहिए, और वो तो वैसे ही दिख रहा है। यदि अपन यहाँ पे दोनों की लैम्बडा की वैल्यू 1 नहीं ले और लैम्बडा की वैल्यू 2 नहीं ले, इसकी रैंक कितनी है, 3 है, ए की रैंक तो 3 है, और इसकी रैंक यदि अपन 1 और 2 नहीं रखे तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2। इसकी रैंक ए की रैंक तो 2 है इसमें, और यदि इनकी जगह नहीं रखें अपन 1 और 2 नहीं रखें तो उसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 3, तो इक्वल नहीं है। देखो यहाँ से रैंक ए की कितनी आ रही है, 2, ठीक है। इफ यदि अपन लैम्बडा की जगह क्या नहीं रखे, लैम्बडा माइनस 1 है वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, और लैम्बडा माइनस 2 भी क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब लैम्बडा 1 के इक्वल नहीं हो और लैम्बडा 2 के इक्वल नहीं हो, तो लैम्बडा और 1 और 2 के इक्वल नहीं होगा, तब इस केस में रैंक क्या हो जाएगी आर्ग्यूमेंटेड की, इस केस में आर्ग्यूमेंटेड की जो रैंक हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, लैम्बडा का मान 1 और 2 नहीं रखेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगी, 3, और ए की रैंक 2 है और आर्ग्यूमेंटेड की रैंक कितनी है, 3 है, तो दोनों इक्वल थोड़ी है, नहीं है ना इक्वल, तो ये केस इस कंडीशन में हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंटेड की रैंक है वो इक्वल नहीं आएगी, आर्ग्यूमेंटेड ए की रैंक आर्ग्यूमेंटेड की, तो यहाँ से हो जाएगा नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा इस केस में। केस सेकंड में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के लिए क्या होगा बताओ, अद्वितीय हल के लिए होता है कि ए की रैंक और आर्ग्यूमेंटेड की रैंक वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ अननोन के। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं इसमें, 3 है ना, ये केस होता है नंबर ऑफ अननोन के। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं इसमें एक बार बताओ, नंबर ऑफ अननोन तो 3 है इसमें, नंबर ऑफ अननोन तो कितने हैं इसमें, 3 है। अब ए की रैंक तो क्या दे रखी है, ए की रैंक तो 2 दे रखी है, ए की रैंक तो क्या दे रखी है, 2 है, इसमें ए की रैंक तो कितनी है, 2 है। आर्ग्यूमेंटेड की रैंक वैसे तो अपन यदि लैम्बडा का मान 1 और 2 नहीं रखते हैं तो लैम्बडा उसकी तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना, और नंबर ऑफ अननोन की कितना हो जाएगा। अब इन दोनों की रैंक है वो इक्वल नहीं है, इन दोनों की रैंक क्या है, इक्वल नहीं है, तो देखो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो देखो इसमें अपन देखें कि ए की रैंक तो कितनी है इसमें, 2 है, ठीक है। आर्ग्यूमेंटेड की रैंक है ना, आर्ग्यूमेंटेड की रैंक 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। 2 कब कर सकते हैं, जब लैम्बडा का मान यदि 1 और 2 रख दे तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी, और यदि लैम्बडा का मान अपन 1 और 2 नहीं रखते हैं तो इसकी रैंक 3 हो जाएगी। तो अब एक बात बताओ, ये 2 हो सकती है, ये तो 2 हो सकती है, 2 और 3 दोनों हो सकती है, पर ये कभी 3 हो सकती है क्या, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3 है, तो इसकी रैंक को मेरे को 3, ये तो मैं कर दूंगा 3 रैंक, तो लैम्बडा का मान और 1 और 2 नहीं रखूंगा ना, तब इसकी रैंक तो 3 हो जाएगी।
लेकिन इसकी रैंक 3 हो सकती है क्या? इसकी रैंक कभी भी 3 नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी ऑलरेडी रैंक कितनी है? 2 है। तो 2 से 3 थोड़ी कर सकते हो आप। हाँ, 3 से 2 कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 थोड़ी कर सकते हो। तो ये कभी भी एक एग्जिस्ट नहीं करेगा, यूनिक सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। सॉरी, हाँ, यूनिक सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखेंगे, क्योंकि ये रैंक कितनी है, लेकिन ऐसे लिख देता हूँ, कभी भी 3 के इक्वल, आपको समझने के लिए, कभी भी 3 के इक्वल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, हो सकती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक ही रैंक वो 3 के इक्वल नहीं करेगा। ठीक है, ये थर्ड, ये थर्ड क्या है? अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं बताओ? एक ही रैंक आर्ग्यूमेंटेड की रैंक से क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और ये लेस देन किससे होना चाहिए? इक्वल टू आर। और ये लेस देन किससे होना चाहिए? नंबर ऑफ अननोन से। अब नंबर ऑफ अननोन तो कितने हैं अपने पास? 3 है। नंबर ऑफ अननोन से तो क्या है? 3 है। तो एक ही रैंक तो 2 हो जाएगी भाई, एक ही रैंक तो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। लेकिन अपने को आर्ग्यूमेंटेड की रैंक भी क्या करनी पड़ेगी? 2 भाई, 3 है ना, 3 से कम करनी है अपने को। तो यदि मैं लेमडा की वैल्यू लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दूं, तो लेमडा बराबर 1 रख दूं, और लेमडा की वैल्यू क्या रख दूं? 2 रख दूं, तो इससे इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? इन दोनों की वैल्यू पर क्या हो जाएगी? इन दोनों केस में आर्गुमेंटेड की रैंक कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, हो जाएगी। और एक ही रैंक तो अपने पास 2 है ही, तो एक ही रैंक और आर्गुमेंटेड की रैंक कितनी हो गई? दोनों की रैंक 2 हो गई। और ये किससे कम हो गया? 3। 3 क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ अननोन। तो इस वाले केस में यदि लेमडा की वैल्यू 1 और 2 रख देना, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा अपने पास? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगा। नंबर ऑफ एलआई सॉल्यूशन की बात करें, रैखिक स्वतंत्र हलों की संख्या, एलआई सॉल्यूशन, नंबर ऑफ एलआई सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बताओ? एन माइनस आर। एन कितना अपने पास? 3। और रैंक कितनी है इस केस में? रैंक अपने पास 2 है, तो एक अपने पास क्या रहेगा? फ्री रहेगा। तो अब अपने को जो ऊपर इक्वेशन है ना, उससे बनानी पड़ेगी अपने को, सॉल्यूशन निकालनी पड़ेगी इससे। देखो कैसे निकालते हैं। लेमडा की वैल्यू 1 और 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 1 1 0 1 3। लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 रख देंगे, 0, और इसमें भी 0। इसको सोल्व करेंगे अब अपन। भाई ये तो बना अपने, लेमडा की वैल्यू 1 और 2 रख दी हर में, तो रखते ही अपने पास क्या बनेगा? ये फॉर्मेट। अब इसको सोल्व कर लो। कैसे सोल्व करोगे इसको? देखो देखो, इसको बना सकते हो डायरेक्ट ही अपन। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं बताओ? इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इस एक मैट्रिक्स को अलग कर देते हैं, और इस बी वाली को अलग कर देते हैं। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन, और कोई ना, आप इसे लिख दो। अब ये समीकरण बन जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1। और वाई प्लस 3 जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और जेड इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा? 0। जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास? 0। अब देखो जेड, सॉरी, यहाँ पे जेड इक्वल टू 0 कैसे आएगा? मैं सोचा यहाँ पे एक है यहाँ पे, तब जेड 0 लिख दिया। जेड इक्वल टू 0 नहीं आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि एल आई सोल्यूशन कितना है? 1 है। तो एक तो अपन को क्या मानना पड़ेगा? एक तो अपने आप में क्या है? फ्री हैंड है। तो जेड तो यहाँ पे अपन क्या मानेंगे? कि ये मानेंगे, क्योंकि यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 3 जेड।
y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 3z, मतलब यहाँ पे z तो क्या रहेगा फ्री हैंड रहेगा, z को तो अपन मानना पड़ेगा कुछ, इसलिए तो एल आई सोल्यूशन कितना है 1 है। एल आई सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक यहाँ पे एक्स वाई जेड में से एक बंदा फ्री रहेगा यहाँ पे, मतलब उसकी कोई वैल्यू रख सकते हो आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, z इक्वल टू आ जाएगा की, और z इक्वल टू के आता है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3k, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस y माइनस जेड, तो 1 माइनस प्लस 3z, और यहाँ पे आ जाएगा सॉरी 3k, 1 माइनस 3k, 1 प्लस 3k माइनस k, तो 1 प्लस 2k आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2k, और k यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2k, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3k, और z की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी k यहाँ पे क्या हो जाएगा कोई रियल नंबर, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन और भी हो जाती है इसमें, कि ये तो कोई रियल नंबर से बिलोंग करे, यदि मान लो अपन सिर्फ लैम्बडा की वैल्यू, यदि लैम्बडा की वैल्यू को क्या करें 2 कर दे तो भी 0 हो जाएगा, भाई लैम्बडा की वैल्यू को यदि ओनली 0 कर देंगे तो भी यहाँ पे ए की रैंक क्या हो जाएगी अपने पास, आर्ग्यूमेंटेड की रैंक के इक्वल हो जाएगी, पर एक चीज का हो जाएगा, वो देखो नंबर ऑफ अननोन से कम। इफेक्ट कहाँ पे होगा, देखो इफेक्ट सिर्फ इसी चीज में होगा, कहाँ पे देखो, यदि लैम्बडा की वैल्यू को 2 रख देते हैं, क्या करते थे लैम्बडा की वैल्यू 2 रखते हैं ना यहाँ पे, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, पर यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा, बस इतना ही फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं आएगा। जो अपन समीकरण बनाते हैं ना y प्लस 3z इक्वल टू 0, तो वो y प्लस 3z इक्वल टू 0 नहीं होगा, y प्लस 3z इक्वल टू 1 आ जाएगा, इतना ही फर्क आएगा, क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू दोनों वैल्यू 0 करने से भी हो जाएगा, और एक वैल्यू को भी 0 करोगे तो भी सॉल्यूशन तो मिलेगा, तो नंबर ऑफ एल आई सोल्यूशन कितना हो जाएगा अपने पास, नंबर ऑफ एल आई सोल्यूशन हो जाएगा n माइनस आर, n अपने पास 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, तो फिर सॉल्यूशन ऐसे बना लो, x प्लस बस इतना फर्क आएगा, x प्लस वाई जेड इक्वल टू 1, और y प्लस 3z इक्वल टू जगह है ना, वहाँ पे 0 आना चाहिए, 0 आता था उसमें, अब की बार क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 माइनस 3z, तो z इक्वल टू यदि k मानेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 3k, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस वाई माइनस जेड, तो 1 माइनस प्लस 3k, और ये आ जाएगी अपने पास z की वैल्यू, तो अब की बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2k, और k कोई रियल नंबर होगा, ठीक है। अभी क्लास अब ज़्यादा बड़ी हो गई है, और अगले लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।